अब सब खबर यह है कि जो टीएलपी है उस पर पाबंदी के लिए पंजाब हुकूमत की तजवीज़ एक ज़ेर गौर है। क्या अगर पंजाब हुकूमत जो है इन पर पाबंदी की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवाती है या फैसला करके भिजवाती है तो एक सियासी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो उस पर पाबंदी लगाना बेहतर फैसला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, दो चीज़ें हैं जी। एक ये है कि क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर है कोई भी शख्स जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या उसे ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल आर्टिकल 17 जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है और उसके साथ आर्टिकल 15 से लेके 20 तक जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है वो मौजूद है। अब आर्टिकल 17 जो है जब आपको एज ए पॉलिटिकल पार्टी इजाज़त देता है कि आप बना सकते हैं, तो उसके बाद उसी आर्टिकल 17(2) के नीचे जो है वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार देता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान या प्रेजुडिशियल इंटरेस्ट जो है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है या ऐसी सिचुएशन कर दी जाती है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी एक्टिविटीज़ आती हैं, चाहे फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आए या वैसी एक्टिविटीज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आए, तो वो एक डिक्लेरेशन जो है वो दे सकती है। अब आर्टिकल 17(2) के नीचे 3 लॉज जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। एक है आपका पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 जो है, उसके अंदर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 तक इस चीज़ को एड्रेस किया गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती है जिससे जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट या रियासत के इंटरेस्ट जो है या ऐसी लॉ लेसनेस एक्टिविटी के अंदर आती है, तो उसका एक डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जा सकता है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 210 से लेके जो है 212-13 तक इस चीज़ को एड्रेस किया गया है और इसी तरह एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 11 है। अब उसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की ये कॉम्पिटेंसी या प्रेरोगेटिव है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है अगर वो समझती है कि वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है तो वो एक डिक्लेरेशन देगी, लेकिन वो डिक्लेरेशन फाइनल नहीं होगा, वो होगा सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और डिक्लेरेशन देने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के नीचे, इलेक्शन एक्ट के नीचे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी इस चीज़ को जो है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसको सवाए फेडरल गवर्नमेंट रिकमेंड अगर कर देती है तो जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी लीगल एंडोर्समेंट नहीं करती उसको जो है वो आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। अब अगला सवाल ये है कि ऐसा कौन सा मटीरियल है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो टीएलपी के बारे में बताया है, तो मेरा ये है कि आपको याद होगा कि 2022 के अंदर भी जब इस्लामाबाद के अंदर धरना आया था 21 में, तो उस वक्त भी जो था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने फॉर द टाइम बीइंग जो था वो टीएलपी को सस्पेंड कर दिया था और उस यानी कि उनकी मेंबरशिप को, और उसके बाद एक नेगोशिएशंस आई और उस नेगोशिएशंस के अंदर जो है फिर उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटस था उसको रिस्टोर कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए टीएलपी इन्हें एक पॉलिटिकल मैच्योर जो है वो बिहेवियर आना चाहिए था। और जिस तरह अभी भी सिचुएशन बनी है कि जिसके अंदर अगर आप इंटरनेशनली देखा जाए कि एक ऐसा इशू जो था जिसको रिजॉल्व कर दिया गया, दुनिया के सारे ममालिक ने मिल के बैठ के, इवन जो आपके पैलेस्टाइन के थे, तो उसके बाद इस तरह की रैली निकालना या उसके बाद ये है कि इस तरह की चीज़ करना जो है मेरा ख्याल ये है कि वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सूट नहीं करता। अब वो सारा मटीरियल अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, नंबर 1 ये है कि आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड तो कर सकती है लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं कर सकती। हाँ, ऐसे ग्रुप्स जो है या ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स जो है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिक्लेरेशन होना जरूरी नहीं है, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी भी नोटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, जिस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब, ये अभी तजवीज़ है, देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या फैसला करती है कि टीएलपी पर पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। अभी पंजाब हुकूमत ने फैसला करना है। सर, एक मुकदमा जो कि बहुत तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, तोशाखाना 2 जो केस है, इस हवाले से फैसला आने वाले दिनों में आएगा। आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई इस मुकदमे से बरी हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे या उनको सजा हो जाएगी?
देखिए, इस केस के अंदर देखा जाए तो एक ऐसी चीज सामने आई है कि जिसके अंदर अंडर वैल्यूएशन जो है वो आई है, और उस अंडर वैल्यूएशन के अंदर जो 3 मेजर लोग इसके अंदर एज ए विटनेसेस के तौर पे आए हैं, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी है, एक वो कस्टम ऑपरेटर है जिन्होंने इसको एवेल्युएट किया है, और तीसरे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं। तो उन तीनों की अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो उसके अंदर ये आया है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर मैन्यूवरिंग आई है और इस प्रोसेस के अंदर अंडर वैल्यूएशन आई है। अब ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का सिस्टम ऐसा है कि जिसके अंदर टॉप लेवल के शख्स के लिए खुशनुदी के लिए जो है इस तरह की चीज़ें की जाती हैं और अंडर वैल्यूएशन आती है। और इस केस में भी आप ये देखें कि जो 70-80 मिलियन जो है वो इसकी वर्थ जो है वो मार्केट के अंदर है, और उसको तकरीबन 5.8 या 5.9 मिलियन जो है उस पर करवाया, यानी कि एक है। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि तकरीबन 108 गिफ्ट जो थे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ आए थे, जो मुख्तलिफ विजिट्स में आए, और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने रखे। अब सवाल ये है कि आप एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे जो है आपने अगर एक नैरेटिव बनाया है कि पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस के अंदर जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आपने काम किया तो आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए था, आपकी मिसेस को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए था, लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए थी कि जिसकी वजह से आज आपके खिलाफ जो है वो केसेस बने हैं। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, स्टेटमेंट्स के अंदर देखा जाए, या उस प्रोसेस के अंदर जो है कि जिनको डिपॉजिट कराना मस्ट था, रसीद जो है वो मस्ट नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसके अंदर जो है तकरीबन 28-29 क्वेश्चन जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो है वो दे दिए गए हैं। अब फाइनल बहस है। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर देखा जाए तो बहुत सीरियस चैलेंजेस जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के आएंगे, चूंकि यही वो अंडर वैल्यूएशन है कि जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया था और इन्हें सेक्शन 137 के नीचे जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ये जो जितना फर्क नजर आ रहा है 70-80 मिलियन कहाँ पे है, बल्गेरी सेक्स है, उसके अंदर आपकी ईयर रिंग्स भी हैं, ब्रेसलेट्स भी है, और देने वाला भी सऊदी क्राउन प्रिंस है, और आप उसको 5.9 पे असेस करवाएं और उसके बाद 20% पे आप चले जाएं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि सीरियस लीगल और प्रोसीजरल फ्लॉज जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दौर के अंदर उस समय हुए थे, जिसके सीरियस चैलेंजेस जो है मेरा ख्याल है उनके आएंगे जब ये जजमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब, इसमें 2 इल्ज़ाम जो है वो लगाए गए हैं। एक ये इल्ज़ाम है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ने ख़यानत मुजरमाना की है, दूसरा ये है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है। दोनों की अलग अलग सज़ाएँ जो हैं वो कानून में लिखी हुई हैं। क्या कितनी मैक्सिमम अगर सज़ा होती है बानी पीटीआई को, तो मैक्सिमम कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, चीज़ ये है कि पहले ये सारे मामले थे ये नैब देखती थी, और जब नैब के अंदर अमेंडमेंट्स आई तो उसके बाद अब ये पावर जो है वो चली गई है, एफआईए के पास चली गई है, और एफआईए ने इसको ट्राई किया, इन्वेस्टिगेशन किया, चलान सबमिट किया। उसके बाद 2023 के अंदर जो है वो ये सारा प्रोसेस हुआ, 24 के अंदर इसके अंदर आया। तो मेरा ये है कि शायद 5 से 10 साल तक ऐसा है पीरियड जो है कि जिसके अंदर इन दोनों चीज़ों के अंदर है। चूंकि अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं नहीं है तो आप गिफ्ट ले ही नहीं सकते, और अगर आपने गिफ्ट लिया है और उसको फिर आपने अंडर वैल्यू करवाया है, और वो सारे लोग जो उस प्रोसेस के अंदर अंडर वैल्यू के अंदर थे वो सारे के सारे अगर आपके खिलाफ अप्रूवल के अंदर आए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि अगर ये इनका को क्लियर स्टैंड रिबटल का नहीं आया, या ये नहीं आया कि जो अंडर वैल्यूएशन जिसके अंदर फ़र्क है वो इतना फ़र्क नहीं है, वो इतना फ़र्क है, तो मेरा ये है कि इन्होंने अपने विटनेसेस भी जो हैं, जो 342 की स्टेटमेंट्स के अंदर जो कहा जाता है कि आप 340 के अंदर दें, ना ये खुद ओथ पे आए हैं, ना इन्होंने विटनेसेस लेके आए हैं, और जो मेजर विटनेसेस थे उसके अंदर जो आए हैं वो सारे के सारे जो है उन्होंने इनके खिलाफ गवाही दी है। तो ये लॉ के अंदर जो है जो दोनों ऑफेंसेस हैं, जो एफआईए के स्पेशल लॉ है उसके अंदर 5 से 10 साल जो है वो इसके अंदर कन्विक्शन जो है हो सकती है। तो सर क्या बुशरा बीबी जो है उनको भी सजा हो सकती है बेनिफिशरी के तौर पर, वो भी इस केस में मुलव्वस है? देखिए, चार्ज तो जो है वो दोनों के खिलाफ आया है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर न होते तो इसका मतलब ये है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, और जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता तो उसकी वाइफ के खिलाफ जो है या उसके स्पाउसेस के खिलाफ केस बन नहीं सकता। लेकिन अगर आप जो हैं उस पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हो गए हैं और आपकी वाइफ जो है उसकी बेनिफिशियरी आई है, और ये भी जो आपको सारे चीज़ें नज़र आई हैं वो सारी की सारी जो है वो अल्टीमेटली जो है
वो वापस जो आई हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की तरफ ही आई है, तो ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का इस्तेमाल हुआ है और उसके जो बेनिफिशरी है सारी चीज़ें वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की तरफ गई है। तो डेफिनेटली जो एविडेंस उनके खिलाफ आई है वही एविडेंस उनके खिलाफ जो अप्लाई करेगी और दोनों के लिए जो सीरियस चैलेंजेस जो हैं वो इसके अंदर आएंगे, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ जिसको इन्होंने रिबट करना था वो ये था कि जितना डिफरेंस जो है वो आप कह रहे हैं उतना डिफरेंस है नहीं है, और उसके लिए वो काउंटर एविडेंस लेके आते हैं कि नहीं, जो हमने वैल्यू असेस करवाई है जो 5.8 है या 5.9 है, अगर आप इसको किसी भी इंडिपेंडेंट जगह पे लेके चले गए, चूंकि बुनियादी तौर पे जो चीज़ें हैं वो तो आई नहीं है, अगर वो उसको ले आती और लेके कहते थे कि जाए जाके इसको जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर करवा लें, तो उसका जो था मेरा ख्याल है कि इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस केस बनता था। अब इन्होंने सिर्फ उसको रिबटल के ऊपर गए हैं कि जी वो चीज़ें जो है कि प्राइवेट सेक्रेटरी जो है उसकी मेरे साथ अनबन थी या ये वो चीज़ें जो है उस वैल्यू की नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन चीज़ों के अंदर जो आपका जिस तरह कहते हैं ना कि कंप्लीट डिनायल जो है वो डिफेंस नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा केस नहीं है कि जो आपका क्रिमिनल मैटर इस तरह का है कि जिसके अंदर क्राइम अगेंस्ट बॉडी है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपने स्टेट के गिफ्ट जो थे, स्टेट जो आपका तोशा खाना है वहाँ पे डिपॉजिट होने चाहिए थे, आपने एडवांटेज लिया जो 2018 के रूल से, उसके अंदर आपको एक फेयर वैल्यू करनी चाहिए थी। और किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब। वक्त की कमी है, वक्त की दीवार आड़े आ गई है, लेकिन आपने तफसील से हमें तोशाखाना 2 केस के बारे में बताया और साथ साथ जो है TLP के हवाले से बताया कि उन पर भी पाबंदी लग सकती है और ये अभी तजवीज़ है।